चोरी जैसे भ्रष्टाचार के कई रूपों की अर्थशास्त्र में चर्चा की है। अधिकारी किस तरह गबन करते हैं, इसके 40 तरीकों का उल्लेख कौटिल्य ने किया है। कौटिल्य ने जो प्रशासनिक ढांचा खड़ा किया था, उसकी पूरी कमान राजा के हाथ में थी। कौटिल्य के पास देश चलाने के लिए अर्थशास्त्र नाम का ब्लूप्रिंट था। कौटिल्य के पास राजकाज चलाने का ब्लूप्रिंट था, लेकिन न राजा था न राज्य था जहां इसका इस्तेमाल हो पाता। धननंद के दरबार से अपमानित होने के बाद कौटिल्य ने नंद वंश की सत्ता विनाश का प्रण लिया था, लेकिन यह प्रण पूरा कैसे होता? कौटिल्य को तलाश थी एक ऐसे नेतृत्व की जो मगध को नंद वंश के अत्याचार से मुक्त करा सके। कौटिल्य को एक ऐसे व्यक्ति की तलाश भी थी जो चक्रवर्ती सम्राट बन सके। मगध में ही कौटिल्य की तलाश पूरी हो गई। मुझे तो तुम लोगों का एक विधवा को लूटते हुए शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। छोड़ो मुझे, नहीं जाना मुझे, नहीं जाना, नहीं जाना मुझे, छोड़ो मुझे, नहीं जाना मुझे, नहीं जाना, नहीं जाना मुझे। आचार्य, कौन है ये चंद्रगुप्त है आचार्य। चंद्रगुप्त? चंद्रगुप्त कौन था, उसका संबंध किस परिवार से था, इन जैसे सवालों का एक जवाब मिलना फिलहाल मुश्किल है। कौटिल्य 2300 साल पहले हुए, लेकिन उनकी कहानियां 7वीं से 12वीं सदी के बीच लिखी गई बौद्ध, संस्कृत और जैन ग्रंथों में मिलती हैं। महाकवि दंडी ने दशकुमार चरित में लिखा है कि आचार्य विष्णुगुप्त ने मौर्यों के लिए 6000 श्लोकों में संक्षिप्त एक ग्रंथ की रचना की है। कौटिल्य और चंद्रगुप्त का सबसे ज्यादा उल्लेख विशाख दत्त के नाटक मुद्रा राक्षस में है। विशाख दत्त ने नाटक मुद्रा राक्षस में कौटिल्य और चंद्रगुप्त की मुलाकात पाटलिपुत्र के आसपास दिखाई है। सौ हाथ की दूरी से लिया गया इतना चूक निशाना मैंने पहले कभी नहीं देखा। बड़ा तेजस्वी युवक है ये युवक, कहीं वो तो नहीं? हाँ आचार्य, ये वही चंद्रगुप्त है जिसे हमने पाटलिपुत्र पे सैनिकों पर आक्रमण करते हुए देखा था। कुमार चंद्रगुप्त? प्रणाम आचार्य। तुम्हारा कल्याण। हमने पाटलिपुत्र में तुम्हें अपने साथियों के साथ सैनिकों पर आक्रमण करते हुए देखा था। क्षमा करें आचार्य, मगध का शासन प्रजा की सहायता करना तो दूर, उन्हीं को लूट रहा है। करों की वसूली के नाम पर सैनिक प्रजा पर अत्याचार कर रहे हैं। यहां तक कि विधवाओं पर भी दया नहीं की जा रही। यह असहनीय है आचार्य। वीरता का प्रदर्शन समझबूझ कर करना चाहिए। इन्हें नमन करो चंद्रगुप्त। ये आचार्य विष्णुगुप्त है। आचार्य विष्णुगुप्त? मैं चंद्रगुप्त आचार्य विष्णुगुप्त को नमन करता हूं। आयुष्मान भव। आपके बारे में बहुत सुना था, आज आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया आचार्य। कौटिल्य चंद्रगुप्त से प्रभावित हुए और उसे अपना शिष्य बना लिया। कौटिल्य ने चंद्रगुप्त में मगध सम्राट बनने की संभावना देख ली थी। इसी बीच यूनानी शासक सिकंदर की सेना पंजाब तक पहुंच गई थी, जहां राजा पुरु यानी पोरस ने उसका बहादुरी से सामना किया। इसके बाद से ही सिकंदर की सेना थकने और बिखरने लगी। सिकंदर ने वापस लौटने का फैसला किया। यह बहुत अनुकूल समय है चंद्रगुप्त। अलेक्जेंद्र की सेना थक चुकी है, वो अपने सेना के साथ वापस लौटने वाला है।
उसके अधीन उत्तर पश्चिम सीमांत के देशों में विद्रोह शुरू हो चुका है। तुम उनका नेतृत्व करोगे और उन्हें यवन राज से मुक्ति दिलाओगे। परंतु आचार्य, हमारा लक्ष्य तो मगध है। अवश्य हम मगध पर आक्रमण करेंगे, लेकिन इससे पहले वो राज्य जो अलेक्जेंद्र से हार चुके हैं या उसका विद्रोह कर रहे हैं, हमें उन्हें अपने साथ मिलाना होगा चंद्रगुप्त। और हमारे लिए वो सभी राज्य बहुत महत्वपूर्ण हैं जो मगध के शत्रु या मित्र हैं। यानी शत्रु राज्य के शत्रु हमारे मित्र हो सकते हैं? निश्चित रूप से। कौटिल्य चंद्रगुप्त को समझा रहे थे कि कठिन परिस्थितियों में शत्रु और मित्र राज्यों से कैसे संबंध रखे जाएं और विजयी होने के लिए साम, दाम, भेद और दंड की नीतियों का इस्तेमाल कब। कौटिल्य की निगरानी में चंद्रगुप्त मौर्य ने पंजाब से जीत का सिलसिला शुरू किया। इस जीत से पहले कुछ जैन और ग्रीक साहित्य चंद्रगुप्त मौर्य और अलेक्जेंडर द ग्रेट के बीच मुलाकात का भी जिक्र करते हैं। बहरहाल पंजाब में जीत के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरब की तरफ रुख किया। आचार्य, नंद की सेना में 2 लाख पदाती, 20,000 अश्वरोही, 2,000 रथ और 3,000 हाथी हैं। मगध की ऐसी विशालकाय सेना को हम कैसे परास्त कर सकते हैं? परास्त कर सकते हैं। युद्ध में केवल सेना की शक्ति ही नहीं, लोगों का समर्थन और सूचना की भी आवश्यकता होती है। जी आचार्य। मगध की प्रजा और कुछ मंत्री धनानंद के विरुद्ध हैं। हमें उनका समर्थन लेना होगा और इस कार्य के लिए हमें गुप्तचरों की सहायता लेनी होगी। भीतर से आघात और बाहर से आक्रमण। लेकिन मगध की सेना के सामने चंद्रगुप्त और कौटिल्य को करारी हार का सामना करना पड़ा। कई लड़ाइयों के बाद अंततः कहीं अपने सैनिकों के सहारे और कहीं अपने दुश्मनों के दुश्मन के सहारे, कहीं पारिवारिक संबंध बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत में मगध साम्राज्य खड़ा कर दिया। चंद्रगुप्त के शासन में पहली बार भारत में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना हुई जिसका नाम मगध था। चंद्रगुप्त ने मगध साम्राज्य का विस्तार पूर्व में गंगा नदी से लेकर उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान और दक्षिण में गोदावरी तक किया था। आगे चलकर उस मगध साम्राज्य का क्षेत्रफल आज के भारत से भी बड़ा हुआ। यह कौटिल्य की कल्पना का चक्रवर्ती क्षेत्र था जो अखंड और स्वतंत्र था। कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में इसी राज्य के लिए एक शासन व्यवस्था का खाका खींचा था। इसमें सामंतों और जमींदारों की जगह सरकारी अधिकारी यानी ब्यूरोक्रेसी को शासन चलाने की जिम्मेदारी दी। अंग्रेजों के राज से 2000 साल से भी पहले धार्मिक शास्त्र या पुराण की जगह संविधान को सर्वोपरि रखा। कौटिल्य ने 2300 साल पहले ही यह सीख दी कि शासक या राजा का आचरण कैसा होना चाहिए। अर्थशास्त्र में कहा गया है कि राजा को 4.5 घंटे से ज्यादा नहीं सोना चाहिए। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अधिकारी और मंत्रियों के तबादले होते रहने चाहिए। राजा राजऋषि होना चाहिए और प्रजा का हित ही सर्वोपरि है। सुबंधु, तुम जानते हो तुम्हारे इस आरोप का परिणाम क्या होगा? जी महाराज बिंदुसर, मुझे इसके परिणाम का ज्ञान है। सुबंधु, महामात्य चाणक्य सिर्फ महामात्य नहीं है, बल्कि वे इस मौर्य साम्राज्य के संस्थापक हैं। और तुम कह रहे हो कि मेरी माता की हत्या के दोषी हैं। उन्होंने मेरी माता दुर्धरा के पेट को चिरवा दिया। जी महाराज बिंदुसर।
प्रमाण प्रमाण क्या है तुम्हारे पास? प्रमाण है महाराज, प्रमाण है। एकांत। जी। चाणक्य मौर्य साम्राज्य के सबसे प्रभावशाली महामात्य से महाराजा बिंदुसार की मां की हत्या के दोषी हो गए। इस आरोप से चाणक्य बहुत आहत हुए और मंत्री पद त्याग कर जंगल में चले गए। सुबंधु अपने षड्यंत्र में कामयाब हुआ। कौटिल्य की कहानी मंत्री पद छोड़ने पर ही खत्म नहीं हुई, क्योंकि सच्चाई कुछ और ही थी। जल्द ही बिंदुसार के पास एक दूसरी दासी पहुंची। महाराज, आपने अपने मस्तक का चिन्ह देखा है? हाँ, देखा है। आपका नाम बिंदुसार क्यों पड़ा, जानते हैं? नहीं। महाराज, आपका नाम बिंदुसार विष की एक बूंद के कारण है। कहना क्या चाहती हो? महाराज, आपकी माता का पेट आचार्य चाणक्य ने चिरवाया जरूर था, किंतु उनकी हत्या के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि आपकी जान बचाई जा सके। व्यर्थ की बातें मत करो। महाराज, आपके पिता हमेशा शत्रुओं से घिरे रहते थे। हमेशा यही डर बना रहता था कि कहीं उनके भोजन में विष मिलाकर उनकी हत्या न कर दी जाए। इसीलिए महाराज, आचार्य चाणक्य के कहने पर उनके खाने में थोड़ी थोड़ी मात्रा में विष मिला दिया जाता था, ताकि उनका शरीर इसका अभ्यस्त हो सके। किंतु महाराज, आपकी माता को इसका ज्ञान नहीं था, और एक दिन आपकी माता दुर्दरा, जो उस समय गर्भवती थी, आपके पिता के साथ भोजन लिया, और भोजन खाते ही विष की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। तो फिर मैं? हाँ देव, जब आचार्य चाणक्य को इसका पता चला, उन्होंने तुरंत आपकी माता का पेट चिरवाकर आपको बाहर निकलवा लिया और आपकी जान बचा ली। जब बिंदुसार को ये बातें पता चली तो वो क्षमा मांगने चाणक्य के पास पहुंचा। चाणक्य ने उसे क्षमा तो कर दिया, लेकिन वापस महल में नहीं लौटे। सुबंधु भी क्षमा मांगने चाणक्य की कुटिया पहुंचा। उसे भी चाणक्य ने क्षमा कर दिया।